हेलो दोस्तों। आज का न्यूज़पेपर 29 अगस्त 2025। आज हम देखेंगे जनसत्ता में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हेडलाइंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सब एग्ज़ाम के लिए। तो पहली लाइन है, ट्रंप ने कहा है तीसरी दुनिया के प्रवासी को अस्थायी रूप से रोकेंगे। तीसरी दुनिया के देश कौन है? पहले देश की दुनिया वो है जो विकसित है और पूंजीवादी आधार पर काम करते हैं, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, ऐसे देश। दूसरी दुनिया के देश वो हैं जो संयुक्त जैसे रसिया, चीन, इन देशों के खेमे में है। तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो विकासशील या फिर अभी अल्प विकसित हैं। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद से शब्द उभरे हुए थे। तो विकासशील और अल्प विकसित, जिसमें भारत, ब्राज़ील भी आता है, पूरा अफ्रीका आ जाएगा, तो ऐसे देशों को कहते हैं। तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो प्रवासियों को लेकर के अलग अलग बयान देते रहते हैं। उसी में से एक ये भी है, वो नहीं चाहते कि अमेरिका में प्रवासी आएँ और लोगों के रोज़गार लें, जबकि अमेरिका की इकॉनमी पूरी तरीके से प्रवासियों के कार्य क्षमता पर ही डिपेंडेंट है। फिर है कि सकल घरेलू उत्पाद 8.2% बढ़ा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में बताया गया है। जीडीपी क्या होता है आप जानते ही होंगे कि किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित एक वर्ष उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है वही जीडीपी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि घरेलू होता है और एक वर्ष में होता है। घरेलू मतलब चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय नागरिक हो, अगर देश की टेरिटरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी में काउंट होता है। तो फिलहाल इसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर हम देखते हैं पुतिन भारत आने वाले हैं। किस लिए आ रहे हैं? द्विपक्षीय संबंध शिखर सम्मेलन होता है यहाँ पे। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे हैं। 23वां है तो इसका मतलब 2000 में शुरू किया गया था। 2000 में शुरू किया गया था, अब ये 23वां हो रहा है, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो बीच में ये नहीं हो पाया। तो 23वें में आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, जहाँ पे भारत और पुतिन के बीच जो है वो रक्षा सहयोग से संबंधित, नवाचार संबंधित अन्य चीज़ों पे बातचीत हो सकती है, खास तौर से तेल खरीदने पर भी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के साथ तेल खरीदे। इसके अलावा हम देखेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इधर सारी ऐसी ही न्यूज़ें हैं और इधर भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सब दिल्ली से संबंधित है। इधर एक है कि नियम और सावधानी आर्टिकल हुआ है, तो इसमें ये बताया गया है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे उसको दिखाने से पहले हम आधार कार्ड से सत्यापित नहीं कर सकते। उसी पे लिखा है कि सोशल मीडिया ने आज के बच्चों को मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है नकारात्मक स्तर पर। तो उसके लिए वो कंटेंट उन तक ना पहुँचे, उसके लिए कैसे हम रोकें, तो उसमें ये बात आई थी। लेकिन एक कंसर्न है कि आधार कार्ड चूँकि सभी चीज़ों से लिंक होता है, तो इससे निजता का अधिकार और साइबर अपराध सॉरी दोनों का कंसर्न बना हुआ है कि भाई किस तरीके वो हो सकता है कि साइबर अपराध में यूज हो जाए, हो सकता है उससे हमारे निजी दस्तावेजों की चोरी हो जाए। एक कंसर्न है। एक हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ने अपने देशों में सोशल मीडिया पर कुछ सीमित नियम कायदे बना दिए हैं, तो उसी आधार पे भारत में भी करना चाहिए। क्या होता है, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो ओटीटी और यूट्यूब
सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, जिसे बच्चे देखते हैं, जिसे वो आपत्तिजनक अश्लील वीडियो होते हैं, बच्चों को नुकसान दे रहा है। सोचने समझने वो कम उम्र में ऐसी कंटेंट आने से उनकी दिमागी क्षमता कमज़ोर हो रही है। तो यही है, लोग जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में कुछ भी कंटेंट यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा और ओटीटी पे आ रहा है, तो इसी का बात किया गया है। यहाँ पे है कुप्रथा, भेड़िया सम्मान का संघर्ष, महिलाओं से संबंधित ये है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी एग्ज़ाम में, जस्ट लाइक एथिक्स के पेपर में और निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। भेड़िया प्रथा। भेड़िया प्रथा एक ऐसी प्रथा है जहाँ महिलाएं और बेटियां परंपरा और गरीबी मजबूरी के नाम पर अपने अधिकारों और गरिमा से वंचित कर दी जाती हैं। और इतनी बुरी, इतना बेकार ये प्रथा है, इसलिए विकृत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ कई परिवार अपनी बेटियों को आर्थिक साधन के रूप में देखने लगते हैं और बाद में उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। एक तरीके से इन बेटियों का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए इनसे देह व्यापार कराया जाता है, जिसके बाद इन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा, सम्मान, अवसर सब पीछे छूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता। तो ऐसे में भेड़िया समुदाय खास तौर से कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये घुमंतू प्रवृत्ति के लोग पहले थे, इनका जो इतिहास निकल कर आया है, ये घुमंतू प्रवृत्ति के लोग थे, जो अब भी घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय है, जो इसके मध्य भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से राज्यों में उपस्थिति रही है अभी भी। ये पहले क्या करते थे, भेड़िया समुदाय का इतिहास क्या है, लोक नृत्य गायन से जुड़े रहे। यह समुदाय पहले मेले, राज दरबारों, सामाजिक कार्यक्रमों में नाच गाने का काम करते थे। लेकिन अशिक्षा और सामाजिक तिरस्कार ने समुदाय को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उनके नाच गाने के पेशे पर शोषण, देह व्यापार की काली छाया पड़ गई। यानी ये प्रथा ऐसे जन्म नहीं ली, बल्कि नाच गाने जब करते थे उसके बाद धीरे धीरे ये इस तरफ चले गए। तो वही कह रहा है ये आर्टिकल की, जहाँ पे अपने देश के अंदर अभी हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चला करके महिला को सशक्तिकरण की दिशा में ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो ऐसी कुप्रथाओं में फंस करके अपना सम्मान और अपनी ज़िंदगी दोनों खत्म कर चुकी हैं। तो अभी इसमें कुछ सुधार भी आया, कुछ रिपोर्ट आ गई है। जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 363 मानव तस्करी के मामले सामने आए थे, 98% बच्चे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के साथ देह व्यापार के लिए उन्हें पकड़ा जाता है, बेचा, खरीद फरोख्त होती है। और बड़ी संख्या में उन समुदाय से आती थी, जो बच्चे थे उनमें से बड़ी संख्या में भेड़िया समुदाय जैसी प्रथा सामाजिक रूप से मौजूद है। महिला आयोग की भी रिपोर्ट है कि राजस्थान में 8,000 से 10,000 लड़कियां ऐसे पेशे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। इनमें से अधिकांश दलित या घुमंतू जनजाति समुदाय से हैं। इसके अलावा फिर इसके लिए क्या समाधान किया गया नहीं किया गया, तो समाधान ये है कि राजस्थान सरकार ने मिशन परिवर्तन को चलाया है, केंद्र सरकार ने स्वाधार गृह योजना चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया है, ताकि महिलाओं का पुनर्वास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। 2022 में उज्ज्वला केंद्र शुरू किया गया था। भेड़िया समुदाय की 40 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण सुरक्षा दी गई। स्वाधार गृह योजना के माध्यम से कई महिलाओं को पुनर्वास भी मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। वहीं गैर सरकारी संगठन युवा समुदायों में जाकर शिक्षा के पुनर्वास शिविर चला रहे हैं। इस तरीके से इनको धीरे धीरे अच्छे स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना होगा कि कोई भी परंपरा प्रथा जन्म से नहीं, परिस्थितियों से बनती है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि कोई भी प्रथा हो, परंपरा हो, वो जन्म से नहीं बल्कि परिस्थितियों से बनती है। जब साहस, शिक्षा, सहयोग मिल जाए तो सबसे पुरानी बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। जब तक हर बेटी को अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक महिला सशक्तिकरण के सारे सपने अधूरे हैं। ये दोहरेपन का दंश है कि इंसान किस प्रकार से
एक खासतौर से स्वच्छता पर बताया गया है और मानव के दोहरेपन की बात किया गया है। जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं और बगल ही कहीं ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं। अपनी गाड़ी के अंदर बैठ कर के केले खाते हो, छिलका तुरंत बाहर फेंक देते हैं। अपने देश में आप गंदगी फैला रहे होते हैं, लेकिन बाहर देशों में विकसित राष्ट्रों में आप जाते हैं तो कूड़े को हाथ में लिए रहते हैं जब तक कोई डस्टबिन ना आ जाए। तो क्यों ना हम अपने देश में ऐसा करके अपने देश को साफ और सुरक्षित बनाएं। अभी हम देखते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र, मोदी जी ने एक जगह बात की है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न सके। ठीक है, ये है सुदर्शन चक्र। क्या है? S-400 को हम सुदर्शन चक्र के नाम से बोलते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं नक्सलवाद को ख़त्म किया गया। तो एक डाटा इन्होंने बता रहे हैं कि 2014 में 126 जिले थे, 126 जिले प्रभावित थे, अभी 11 हो गए हैं। 45 पुलिस स्टेशन बनाए गए थे। 45 पुलिस स्टेशन क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए एक नक्सलवादी। 45 पुलिस स्टेशन जहाँ पे हम उन्हें और इक्विपमेंट से रखते हैं उसे बोलते हैं। इधर एक है कि दहेज प्रथा के कारण विवाह एक व्यवसायिक लेन देन बनकर रह गया है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये लाइन ही पर्याप्त बता रही है कि दहेज प्रथा लेन देन जो है, जहाँ पे एक विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग मन से परिवार सहचारिता से जुड़ते हैं, परंतु दहेज प्रथा की वजह से जिस लड़की को जिस घर में जाना चाहिए वहाँ नहीं जाती, बल्कि पैसों के माध्यम से इधर से उधर हो जाती है। बाद में परिवारों में अलगाव तलाक जैसे मामले आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि अमेरिका यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत। ये बातचीत चल रही है, बातचीत हो फिर हम आगे देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, एक है कि एशिया पावर सूचकांक में भारत प्रमुख शक्ति का दर्जा प्राप्त किया। इसको हम याद रखना चाहिए कि एशिया पावर सूचकांक 2025 में प्रमुख शक्ति का दर्जा हासिल कर लिया। कौन? भारत। तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान। भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। कितना अंक मिला है? 40 अंक मिला है। इसके पहले इसको कितना अंक मिला था? 38.1 अंक मिला था। अब तीसरे स्थान पर है। जापान 38.8 के साथ चौथे स्थान पर है। भारत दो मानकों आर्थिक और क्षमता और भविष्य के संसाधनों के आधार पर तीसरे स्थान पर आया। तो हमें याद रखना पड़ेगा, आर्थिक क्षमता में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए अपनी रैंकिंग को एक स्थान बढ़ाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। वहीं अपने आंतरिक निवेश में वृद्धि के कारण भारत आर्थिक संबंधों में 9वें स्थान पर पहुंच गया। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है किसको पीछे किया, जापान को किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है। तो हम देख सकते हैं अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे। कहता है कि संविधान के मूल ढांचे का नहीं हुआ उल्लंघन, मतलब एक देश एक चुनाव विधेयक पर 23वां विधि आयोग की एक राय है कि जब संघवाद और मतदाता के अधिकार की बात आती है तो विधेयक संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बिगाड़ते। अनुच्छेद 368(2) की धारा ए से ई तक उन विषयों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है जिनके लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत है। इस प्रकार से ये एक विधेयक है, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024, जो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन, जिसे एक देश एक चुनाव विधेयक के नाम से जाना जाता है। यानी अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। फिलहाल आगे जब आएगा तो देखा जाएगा कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अगला आर्टिकल हम देखते हैं। तो तीसरी दुनिया बता दी है। तीसरी दुनिया क्या है? तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सोमालिया के लोग वहाँ बसे हुए हैं और अफगानिस्तान के लोग बसे हुए हैं, उनको लेकर के थोड़ा परेशान है। बाइडेन के समय में ऑपरेशन एलाइज वेलकम योजना देश में चलाई गई थी। उसी के समय इनका मानना है कि तालिबानी अफगान नागरिकों को बसाने की पहल की गई थी।
तो एक ऑपरेशन है, इसे चिढ़ते हैं। यूनेस्को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को की बैठक के लिए 5 से 14 दिसंबर तक रहेगा लाल किला बंद। तो असल में यूनेस्को की भारत में पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर होने वाली बैठक हो रही है, यानी भारत में पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है यूनेस्को की अमूर्त। तो ये हमें याद होना चाहिए कि भारत पहली बार कर रहा है। फिर मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा लाल किला निर्मित किया गया था, ये याद होना चाहिए, यही भी बैठक होगी। या 20वां सत्र, कौन सत्र है, 20वां सत्र है, ये भी याद होना चाहिए। फिर देखते हैं कि बाढ़ भूस्खलन, यानी श्रीलंका में चक्रवात आया है। ठीक, सबसे पहले चक्रवात का नाम क्या है, टिडवा नाम है, डिटवा, डिटवा, डिटवा इसका नाम है। ये यहाँ कहीं हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये भारत है, श्रीलंका है, यहाँ कहीं है। दक्षिण पश्चिम से इसको तबाह किया, अब तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो हमें ये ही जानना है कि टिडवा आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। अब ये इनको करेगा इफेक्ट भारत के राज्यों को। भारत ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी है, भारत ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। इसमें हमारे 2 युद्धपोत श्रीलंका में लंगर डाले हुए हैं, INS विक्रांत और INS उदयगिरी। तो हमें याद रखना है कि 2 कौन, INS विक्रांत, INS उदयगिरी, डिटवा आया हुआ था, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुआ 7,995 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता। तो हम क्या खरीद रहे हैं, 24 सिहाग हेलीकॉप्टर, 24 सिहाग हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। यह कैसा है, तो MH-60R बोलते हैं, MH-60R सिहाग हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समुद्री संस्करण है, जिसको हम खरीदेंगे। इससे भारतीय नौसेना का जो क्षमता है और बढ़ेगा। ये अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया हुआ था, कहीं न अब भारत ऐसे अच्छा समझौते कर रहा है और भारत अमेरिका के बीच जो तनाव है वो कुछ कम हो सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत संतुलन जिम्मेदारी की आवाज़ बन गया है। यहाँ पे है कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की आर्थिक प्रगति, प्रौद्योगिकी क्षमताओं, सिद्धांतों का पालन करने वाली विदेश नीति ने पूरी दुनिया में भारत के वैश्विक परिवेश में संतुलन और जिम्मेदारी को आवाज़ बनाया हुआ है। ग्लोबल साउथ के देश, ग्लोबल साउथ के देश कौन से हैं, ऐसे देशों से है जिनका आर्थिक औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। तो ग्लोबल साउथ बहुत नाम आता है जिसका भारत। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पर्यावरण के लिए कि पूर्वोत्तर भारत में 13 नई प्रजाति की खोज, 13 नई प्रजातियों की खोज, 13 प्रजातियां जितनी भी हैं ये मेढक से संबंधित हैं। कौन से मेढक की श्रेणी में आती हैं, तो बस फ्रॉग श्रेणी से संबंधित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ WII कहाँ है, देहरादून में स्थित है। WII देहरादून में है। इन्होंने खोजा हुआ है, कशेरुकी प्रजातियों की खोज की है, कहाँ की है, पूर्वोत्तर भारत में की है। पूर्वोत्तर भारत इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा जो विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा भी है, तो उन्हें इन्होंने खोजा हुआ है। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग आवास के कारण स्थानिक प्रजातियां पूर्वोत्तर में बहुत पाई जाती हैं, तो इस तरीके से खोजी गई है। तो अगर हम देखें इनका नाम थोड़ा बहुत कठिन है, याद नाम तो नहीं हम याद कर सकते। आर लॉन्गतालाइंसिस मिजोरम, आर बारकेंसिस, आर नरपोक्लेंसिस, आर बाउलेंगारी, आर मोनोलिथस, आर खोनोमा। इस तरीके से देख रहे हैं, सब में आर लगा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये बताना है कि ये भारत में खोजी गई नई प्रजातियां हैं।
तो एक यहाँ है कि भारत 430 से अधिक उभयचर प्रजातियों का रिकॉर्ड है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या एंडेमिक यानी केवल भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों की है। ये एक उभयचर समूह का बारे में बता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये सभी प्रजातियाँ रावोचेस्टस जीनस से संबंधित हैं। तो इस नवीनतम खोज के साथ भारत में ज्ञात बुश मेंढक प्रजातियों की संख्या 82 से बढ़कर कितना हो गया? 95 हो गया। 82 से बढ़कर 95 हो गया है। तो इसको गिनती भी याद रखें कि बुश मेंढक अब 82 नहीं बल्कि 95 है। इधर हमारे लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। याद रखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं, आज इतना ही था। थैंक यू।